अपनी बेटी के कॉफिन को देखकर शी लिजुओ काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है। अब वो उस कॉफिन को अंदर ले जाता है। अंदर वो आखिरी बार अपनी बेटी की शक्ल देखना चाहता था, लेकिन जैसे वो कॉफिन को ओपन करता है, कॉफिन खाली मिलता है और पर्दे के पीछे से चिंगमिंग आ जाती है। ये देखकर वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो और मेरी बेटी के कपड़े क्यों पहन रखे हैं। अब चिंगमिंग को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। वो कहती है कि आपको अपनी इज्जत अपनी बेटी से ज़्यादा प्यारी है। अब इतने में यंग मास्टर ऑफ स्नो टावर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि आपकी बेटी ज़िंदा है और भीड़ के बीच से आपको देख रही थी। मैं इंश्योर करूँगा कि आपकी बेटी एक अच्छी ज़िंदगी जिए। अब लिजुओ कहते हैं कि आप शायद वो गलत समझ रहे हैं, मैं ये वो नहीं है जो मैं चाहता था। मेरी बेटी तो पहले ही मर चुकी है। चिंगमिंग कहती है कि हाँ, वो जानती थी कि आप इस तरह का बिहेव करेंगे, इसलिए उसने खुद को मारने की कोशिश करी थी। अब प्रिंस कहते हैं कि मैं आपकी बेटी की लाइफ जो सेफ्टी है उसे इंश्योर करूँगा, लेकिन आपको मेरा कुछ काम करना होगा। अब शी लिजुओ उसके पास आ जाता है और कहता है कि आप जो बोलेंगे वो करेंगे, मैं करूँगा, लेकिन मेरी बेटी की सेफ्टी आप पहले फिक्स करिए। प्रिंस सीधे मुद्दे पर आते हैं और कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप क्राउन प्रिंस जानान की सिक्योरिटी की टीम में मेरे आदमियों को एडजस्ट करें। ये बात सुनते ही शी लिजुओ कहता है कि आप क्राउन प्रिंस के मैटर में इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड क्यों हैं। प्रिंस कहते हैं कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टास्क है। अगर इंपीरियल कोर्ट में कोई मुश्किल आती है तो इसके लिए क्राउन प्रिंस का हमारे साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद ये चिंग और चिंगमिंग दोनों साथ में जा रहे होते हैं। ये चिंगमिंग से कहते हैं कि थैंक यू मेरी मदद करने के लिए, लेकिन चिंगमिंग कहती है कि किसी की हेल्प करना उतना ज़्यादा बुरा भी नहीं होता है, आपको थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये चिंगमिंग को कहता है कि तुम कहाँ जाना चाहती हो, मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूँगा, लेकिन चिंगमिंग कुछ नहीं कहती है। अब उनके सामने से एक औरत गुजरती है जो अपनी बच्ची के साथ होती है। बच्ची अपनी माँ से ज़िद कर रही होती है ताकि वो स्काई लैटर्न को उड़ा सके। ये देखकर चिंगमिंग को अपने बचपन की याद आती है। ये चिंग कहता है कि क्या तुम्हें स्काई लैटर्न पसंद है, लेकिन चिंगमिंग कुछ नहीं कहती। वो कहती है कि आप थक गए होंगे, अगर आप रेस्ट करना चाहते हैं तो वापस चले जाइए, मैं आपको बाद में मिलूँगी, और वहाँ से चली जाती है। अब हमें स्नो टावर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लॉर्ड मेई शी फैमिली का हालचाल पूछते हैं। उनके मंत्री बताते हैं कि ब्लू वॉल्फ में शी फैमिली की बेटी को किडनैप कर लिया था, लेकिन लकीली उनकी परिवार में से किसी ने ये चिंग से हेल्प मांगी थी। अब ये चिंग उसे बचाने में तो कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन वो उसकी बॉडी लेकर शी फैमिली के यहाँ चला गया। अब लॉर्ड मेई कहते हैं कि वो काफ़ी बीमार है और वीक भी है, तो मुझे पता था कि वो ये सब नहीं कर पाएगा। मैं तो आसानी से स्नो टावर पर अपना राज करने वाला था, लेकिन किसे पता था कि शी शुई का ये बदतमीज़ बेटा वापस आ जाएगा। मैं उनकी लाइफ को बख्शने वाला था, लेकिन अब नहीं बख्शूंगा। अब हमें लेडी शी का सीन दिखाया जाता है, जो कि एक पुल पर बैठे हुए काफ़ी उदास होती है और रो रही होती है। इतने में वहाँ पर ज़ुमो आ जाती है। वो कहती है कि अपने इन आंसू को बहने दो, अगर ये बह जाएंगे तो तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा। अब लेडी शी कहती है कि मैंने और मेरी माँ ने तुम्हारे साथ काफ़ी गलत व्यवहार किया था, तो तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो। अब ज़ुमो कहती है कि मैंने कभी भी शी फैमिली में शादी करने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन मेरी मजबूरी थी। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लेडी ज़ुमो के फादर को सैनिक अगवा करके ले जाते हैं और वो शी लिजुओ से हेल्प मांगती है, लेकिन वो हेल्प के बदले में उससे शादी करने का ऑफ़र देता है, जिसके ना चाहते हुए भी ज़ुमो को मानना पड़ता है। लेकिन शादी के बाद भी वो उससे इक्वली बिहेव नहीं करते हैं, उसे हर बार ताना देते हैं। इवन उन्होंने तो यहाँ तक कर दिया था, जब शी लिजुओ महल में नहीं थे तो लेडी शी की मदर ने उसे एक वैश्यालय में बेच दिया था। अब ज़ुमो कहती है कि लेकिन जब आप कष्ट में होते हो तो एक छोटी सी सिंपैथी भी आपको बहुत ज़्यादा बड़ी मेहरबानी लगती है। और यही हुआ था लेडी ज़ुमो के साथ। जब उसे कोई सहारा नहीं दे रहा था तो उस समय उसकी मुलाकात हुई थी यंग स्नो मास्टर ये चिंग से, जिन्होंने उसकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी थी। अब लेडी ज़ुमो कहती है कि मैं काफ़ी ज़्यादा बात करती हूँ, तो मुझे माफ़ करना अगर कोई गलती हो गई हो, तो वहाँ से जाने लगती है। लेडी शी कहती है कि मैं कभी मरना नहीं चाहती थी, लेकिन शी फैमिली की रेपुटेशन ने मुझे ये सब करने के लिए मजबूर किया। ज़ुमो कहती है कि शी फैमिली की बेटी पहले से ही मर चुकी है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि तुम जिंदा हो, और वहाँ से चली जाती है। अब हमें चानलान का सीन दिखाया जाता है, जो कि
एक जगह बैठकर एक मोहर तैयार कर रहा होता है। इतने में पर ये हुआ आ जाती है। चैनल उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और क्राउन प्रिंस कहाँ पर है। ये वह बताती है कि आपकी दी हुई मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा असरदार है, 2 घंटे के वॉक से ही वो ठीक हो चुके हैं पूरी तरह से। अब वो उससे पूछती है कि क्या आप मुझे मेडिसिन बनाना सिखाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इससे अपने लोगों की हेल्प कर पाऊँगी। लेकिन चैनल कहता है कि मैं सिर्फ कुछ एक मेडिसिन बनाना जानता हूँ। हाँ, लेकिन मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं तुम्हें मेडिसिन की एक बुक दे दूँगा, तुम उससे पढ़ के सीख सकती हो। चैनल कहता है कि मुझे लगता है कि क्राउन प्रिंस तुम पर काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। लेकिन ये वह कहती है कि वो मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, लेकिन मून सेक्ट के हमले से डरते हैं और मैं जानती हूँ कि मून सेक्ट के हमले को कैसे रोका जाए। मुझे क्राउन प्रिंस की मदर ने उनके साथ भेजा है ताकि उनकी सेफ्टी को इंश्योर कर सकूं। ये वो कहती है कि हमें लुयंग शहर में पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा। अब चैनल कहता है कि अगर हम इस तरह से चलते रहे तो 2 दिन में वहाँ पहुंच जाएंगे। ये बात सुनते ही ये का चेहरा उतर जाता है। अब हमें यीचिंग और नानचू का सीन दिखाया जाता है। नानचू यीचिंग से पूछता है कि क्या लेडी जिन ने अपनी असलियत तुम्हारे सामने रख दी है, लेकिन यीचिंग कहता है कि नहीं। अब नानचू कहता है कि ये सही भी है, अब तो 10 साल हो चुके हैं, सब कुछ बदल चुका है। मुझे लगता है कि लेडी जिन ने अच्छा ही फैसला किया है सैंड वैली में रुकने के लिए। क्या लेडी शी का मैटर उन्हें डिस्टर्ब कर सकता है? यीचिंग कहता है कि ये पॉसिबल तो नहीं है कि वो उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन मुझे लगता है कि वो समझ जाएगी। नानचू कहता है कि लेडी जी का मैटर लेडी शी के मैटर से काफ़ी ज़्यादा अलग है। लेडी शी के फादर अपनी रेपुटेशन के लिए अपनी बेटी को दाव में लगा सकते हैं, लेकिन लेडी जिन के साथ ऐसा नहीं है। उनके फादर उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। आपके पिता अभी तक ब्लड डीमन की मौत के सदमे से बाहर नहीं आए हैं। मुझे आशा है कि वो उनकी बेटी के खुशहाल होने की खबर सुनकर काफ़ी बेटर फील करेंगे। इसके बाद यीचिंग उससे कहते हैं कि तुम कल के लिए तो तैयार हो ना, कल ब्लड डीमन की डेथ एनिवर्सरी है। तो नानचू कहता है कि हाँ, मैंने पूरी तैयारी कर ली है। और रही बात स्नो टावर के गद्दारों की, तो मैं उनकी मूव्स पर भी ध्यान रखूँगा और मैंने पहले से ही आदमी तैयार कर रखे हैं। इतने में वहाँ पर शात आई आ जाती है जो उन पर हमला कर देती है। उन्हें देखकर वो समझ जाते हैं कि ये अपनी पुअर मार्शल आर्ट स्किल दिखा रही है, लेकिन ये जिंग उसे बड़ी आसानी से हरा देता है। शाओ ताई कहती है कि अगर मैं 10 मूव सीख जाती हूँ तो मुझे क्राउन प्रिंस को स्कॉट करने का मौका मिलेगा, ऐसा मुझे नानचू ने कहा था। अब यीचिंग कहती है कि तुम्हें क्राउन प्रिंस के मैटर के बारे में किसने बताया। अब शाओ ताई नानचू की तरफ देखने लगती है। दरअसल उसने नानचू को इमोशनली ब्लैकमेल करा था और उससे ये बात निकलवाई थी। इसके बाद नानचू धीरे से आके यीचिंग के कान में बोलते हैं कि जब शाओ ताई जिद कर रही हो तो उसे कौन रोक सकता है। अब हमें चिंगमिंग का सीन दिखाया जाता है जो अपने पिता की कब्र पर आई होती है। वहाँ जाके वो अपने माता पिता के साथ बिताए ओल्ड लम्हों को याद करती है और उनसे प्रॉमिस करती है कि वो एक अच्छी ज़िंदगी जिएगी। वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा दुखी थी कि अगर स्नो टावर के लोग उनसे नहीं मिले होते तो उनकी एक अलग दुनिया होती, बाकी दुनिया से अलग, और वो कभी अलग नहीं होते। लेकिन वो अब सेटिस्फाई थी। वो कहती है कि मैं अच्छी ज़िंदगी जी रही हूँ। वो कहती है कि हाल ही में मैं किसी से मिली हूँ जो मेरी काफ़ी ज़्यादा फिक्र करता है। अब इसके बाद हमें यीचिंग का सीन दिखाया जाता है जो कि लेडी शी की जैस्पर हेयरपिन को एक बक्से में रखकर उसे संभालने के लिए देता है। इतने में वहाँ पर शाओ ताई आ जाती है। वो कहती है कि ये हेयरपिन काफ़ी प्रीशियस लग रही है, क्या इसका हम वेपन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो लीजिंग कहते हैं कि ये हेयरपिन शी लीजुओ ने अपनी बेटी को दी थी और इसका प्रयोग हम एक अच्छे वेपन के रूप में कर सकते हैं। इतने में नानचू वहाँ आ जाते हैं और नानचू से उसे खबर मिलती है कि लॉर्ड मेई कल स्नो टावर मास्टर से मिलने वाले हैं और वहाँ शाओ ताई भी क्राउन प्रिंस को स्कॉट करने की परमिशन मांगती है। लेकिन लीजिंग कहता है कि तुम मास्टर शूगू की इकलौती बेटी हो, अगर तुम किसी में ट्रबल में पड़ गई तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी। लेकिन शाओ ताई किसी तरह से क्राउन प्रिंस को मना लेती है ताकि वो प्रिंस जानमान को स्कॉट कर सके। अब हमें चिंगमिंग का सीन दिखाया जाता है जो अपने उस पुराने घर में आती है जहाँ पर उसके पिता की मौत हुई थी। वहाँ जाके वो अपने पिता के साथ बिताए लम्हों को काफ़ी मिस करने लगती है, उसे याद आने लगते हैं और वहीं पौड़ी पे बैठ के सो जाती है। वो एक सपना देखती है जहाँ पर उसे लगता है कि ये चिंगू उसके पास आ रहा है और उसके ऊपर एक ब्लैंकेट रख के उसे अपनी गोद में अपने गले से लगाकर सुला देता है
और वही इंसिडेंट दोहराता है जब लास्ट टाइम वो दोनों मिले थे बचपन में। लेकिन जब वो जागती है तो उसे वहाँ पर यीचिंग नहीं मिलता है, लेकिन उसका जो ब्लैंकेट होता है वो उसके कंधों पर होता है। वो समझ जाती है कि यीचिंग यहाँ पर आया था, और ऐसा ही होता है, यीचिंग छुपकर उसे देख रहा होता है। अब हमें लॉर्ड मे का सीन दिखाया जाता है जो कि स्नो टावर मास्टर से मिलने के लिए जा रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें यीचिंग मिलता है, वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है और पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लेकिन लॉर्ड मे कहते हैं कि वो टावर मास्टर से मिलने जा रहे हैं ताकि कुछ सीरियस मुद्दों पर चर्चा की जा सके, और अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद वो यीचिंग को काफ़ी वीक बताने की कोशिश करते हैं और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यीचिंग उनको जवाब देते हुए कहता है कि ये स्नो टावर का आंतरिक मामला है, बाहरी लोग इसमें हस्तक्षेप ना ही करें तो ही अच्छा है। ये बात सुनते ही लॉर्ड मे को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन जो स्नो टावर मास्टर होते हैं वो यीचिंग को रोकते हैं और उसे लॉर्ड मे को सॉरी बोलने के लिए कहते हैं। वो लॉर्ड मे से भी माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि मैं अपने बेटे को अच्छे से सिखा नहीं पाया। यीचिंग भी ज़्यादा मुद्दे को और ना खींचते हुए अब लॉर्ड मे से माफ़ी मांगता है, और लॉर्ड मे अब यीचिंग की कमियां गिनाने लगते हैं। वो उनकी हाल ही में हुई नाकामी को बताने की कोशिश करते हैं, जो थी लेडी शी को ना बचाने की नाकामी। लेकिन यीचिंग का इसका भी कोई जवाब था। यीचिंग कहता है कि मैं उन्हें बचाने में तो नाकामयाब रहा, लेकिन मुझे कुछ मुद्दों पर अभी भी संदेह है। वो उस गोल्डन लीफ को दिखाकर लॉर्ड मे को धमकाने की कोशिश करता है और उनसे कुछ लोगों को उधार मांगता है ताकि वो अपनी प्रोटेक्शन को और बढ़ा सके। अब लॉर्ड मे भी मान जाते हैं, लेकिन गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। जैसे लॉर्ड मे बाहर जाते हैं, नानचू उनसे पूछते हैं कि क्राउन प्रिंस कब आ रहे हैं, तो लॉर्ड मे बताते हैं कि वो कल यहाँ पर पहुँच जाएंगे। नानचू कहते हैं कि जैसा मैंने एक्सपेक्ट करा था, आप महल के लोगों से ज़्यादा एडवांस है, आपको पहले ही सब कुछ पता चल जाता है। अब हमें यीचिंग और स्नो टावर मास्टर का सीन दिखाया जाता है। यीचिंग मास्टर से कहते हैं कि आपने इसे सर पे क्यों चढ़ा रखा है, इतनी छूट क्यों दे रखी है। लेकिन टावर मास्टर कहते हैं कि अगर हमने उसका यूज़ सही ढंग से करा तो वो काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, तो मैं उसे काबू करना सीखना होगा। यीचिंग कहता है कि मैं उसे काबू नहीं करना चाहता, मैं उसे निकाल फेंकना चाहता हूँ। अब ये बात सुनते ही टावर मास्टर कहता है कि मैं ये सब तुम्हारी माँ के लिए कर रहा हूँ। मैंने स्नो टावर को इस्टेब्लिश करा था ताकि मैं तुम्हारी माँ को बचा सकूँ जो मून सेक्ट के कब्जे में है। अब इतने कहते ही उनके मुंह से खून निकल जाता है, उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है और वो उसे लेकर डॉक्टर मो के पास चले जाते हैं। डॉक्टर मो बताते हैं कि 10 साल पहले ग्वालियान के साथ हुई फाइट के कारण वो काफ़ी ज़्यादा ग्रसित हैं, जिसकी वजह से वो उन्हें ये सब अटैक आ रहे हैं। अब उनका दिल वीक हो रहा है। ये बात सुनते ही जो यीचिंग होता है वो अपने हाथ से वो बैंडेज निकाल देता है और अपने पिता को लगाने की कोशिश करता है। डॉक्टर कहते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते, मास्टर शोगुन ने अपनी आधी से ज़्यादा पावर को यूज़ करा था ताकि आपके कोल्ड को कंट्रोल किया जा सके। अगर ऐसा करते हैं आप तो आप अपनी जान को खतरे में डालेंगे। लेकिन यीचिंग कहता है कि अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते हैं। डॉक्टर कुछ नहीं कहते और उसे वो बैंडेज लगाने देते हैं। अब हमें असेंबली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लॉर्ड मे अपने सारे साथियों को असेंबल करते हैं और उन्हें भड़काने का काम करते हैं। उन्हें बताते हैं कि हमने इतने सालों से स्नो टावर की रक्षा करी है और आज कोई अपने बीमार बेटे को उसे सौंपने की कोशिश कर रहा है, तो हम उसे कैसे होने देंगे। और वो उन्हें विद्रोह के लिए भड़काता है। असेंबली में डिसाइड होता है कि अब वो और चुप नहीं बैठेंगे और जस्टिस को पाने के लिए अब लड़ाई होगी। इसके बाद हमें शाओताई का सीन दिखाया जाता है जो क्राउन प्रिंस को स्कॉट करने के लिए जा रही होती है, लेकिन जैसे उनके काफिले के नज़दीक पहुंचते इसका घोड़े से काबू हट जाता है। सभी जो उनके अंगरक्षक होते हैं उस पर तलवार तान देते हैं, लेकिन वो नहीं रुक पाती और सीधे जाके घोड़े से गिर जाती है। जैसे ही अंगरक्षक उस पर तलवार तानते हैं, शाओताई अपनी मोहर दिखा देती है। अब जो चिंगियो होता है वो क्राउन प्रिंस के भेष में उनके साथ जा रहा होता है। वो बाहर आता है और स्नो टावर की मोहर देखकर अब उसे स्कॉट करने का मौका देता है। इसके बाद हमें नानचू और जीमो का सीन दिखाया जाता है जो कि बागियों के साथ फाइट कर रहे होते हैं। नानचू अब ज़्यादा खून नहीं बहाना चाहता था, लेकिन उसे मजबूरन अपने ही लोगों को मारना पड़ता है क्योंकि वो किसी और के बहकावे में आकर काफ़ी ज़्यादा खून खराबा करने लगे थे। वो जीमो को कहते हैं कि शाओताई क्राउन प्रिंस को स्कॉट करने के लिए गई है, लेकिन ये हमारी पहली लड़ाई है जब हम स्नो टावर में वापस आए हैं। मुझे
आशा है कि इस बार कम खून बहे। अब हमें ईचिंग का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में बैठा होता है। वो एक्चुअली में वेट कर रहा होता है लॉर्ड मेई का, क्योंकि वो उन्हें पता था कि आज रात उनका विद्रोह होने वाला है। लेकिन उसकी एक्सपेक्टेशन के विरुद्ध वहाँ पर चिंगमिंग आ जाती है। वो जल्दी से उसके पास जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लेकिन चिंगमिंग कहती है कि वो उससे मिलने के लिए आई थी। नॉर्मली ये जगह मेहमानों से भरी रहती है, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पर कोई नहीं है। अब ईचिंग कहता है कि लेडी जिन आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। चिंगमिंग कहती है कि तो तुम्हें मेरी असलियत पहले से पता थी। अब वो उसे लेकर अंदर चला जाता है। इतने में दरवाजे से लाशों के ढेर से होकर लॉर्ड में आ जाते हैं और उनके सैनिक आ जाते हैं। वो आते हैं और ईचिंग को ललकारते हैं। ईचिंग के डिसिप्लिन को ऑफर करते हैं कि तुम मेरी साइड आ जाओ, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। लेकिन ईचिंग लॉर्ड मे को ऑफर करता है कि तुम बस ये सब यहीं पे रोक दो, तुम्हारी और मेरे पिता के ओल्ड रिलेशन की वजह से मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। लेकिन लॉर्ड मे को गुस्सा आ जाता है और अब फाइट स्टार्ट हो जाती है। लॉर्ड मे आगे आते हैं फाइट करने के लिए, लेकिन ईचिंग बिना हथियार के उन्हें पीछे धकेल देता है। इसके बाद वंगकोंग को आगे भेजते हैं, लेकिन ये देखकर चिंगमिंग से रुका नहीं जाता और वो अपनी लकड़ी की तलवार लेकर उनके सामने आ जाती है, जिससे वो तलवार के वार से काट देता है। लेकिन ये चिंग उसे कुछ होने नहीं देता और उसे कहता है क्या तुम पागल हो। लेकिन चिंगमिंग कहती है कि मैं तुम्हें बचाना चाहती थी। लॉर्ड मे कहते हैं कि हम यहाँ पर कंपटीशन करने नहीं आए हो, तो तुम लोग इसे मार डालो। अब सारे सैनिक उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन चिंगमिंग उनके आगे आ जाती है। ये देखकर ये चिंग अपने फुल फॉर्म में आ जाता है। उसकी स्पीड को देखकर उसे याद आ जाता है कि लास्ट टाइम जब वो मिले थे तो वो ये चिंग ही था जिसने उसे बचाया था। लेकिन वो अपना मून स्पिरिट बैंडेज पहनना भूल गया था, क्योंकि वो उसके पिता ने पहना था, इसीलिए वो काफ़ी वीक महसूस करने लगता है। जैसे लॉर्ड मे को ही पता चलता है वो उस पर तलवार का वार करने ही वाले होते हैं, लेकिन फिर चिंगमिंग उसके सामने आ जाती है। इतने में नानचू भी आ जाता है और उसे डिफेंड कर लेता है। मजबूरन मे को वहाँ से भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है, लेकिन वो भाग नहीं पाता। वो कमज़ोर होने लगते हैं। लॉर्ड मे ही हांगकांग को कहते हैं कि तुम यहाँ से चल जाओ, लेकिन हांगकांग उन्हें जाने के लिए कहते हैं। ये देखकर ये चिंग लॉर्ड मे को तलवार से घेर लेते हैं। अब हांगकांग वहाँ से भागने पर मजबूर हो जाता है। जुमो उसे पकड़ लेती है, लेकिन उसे देखकर पता नहीं उसे क्या हो जाता है और उसे वहाँ से जाने देती है। अब हमें क्राउन प्रिंस जानलान का सीन दिखाया जाता है, जो कि ब्लड वैनम के असर से बेहोश हो जाते हैं। उनकी बेहोशी की हालत देखकर ये हुआ कहती है कि इन पर ब्लड वैनम का असर हुआ है, लेकिन ये आपके मिलने से पहले से लग रहा है। ये देखकर जानलान उस पर तलवार तान देते हैं। ये हुआ कहती है कि आप मुझ पर शक कर रहे हैं, अगर मैं कोई गलती करती हूँ तो मेरे पूरे परिवार के साथ साथ मेरे पूरे गांव को जिंदा जला दिया जाएगा, और जिसमें मेरे माँ बाप भी इंक्लूड होंगे। वहाँ सीन शिफ्ट होता है लेडी जीमो पर, जिन्होंने वांगक्वान को देख लिया था, लेकिन उसे अरेस्ट नहीं करती है, क्योंकि उसे अपने पास्ट की एक याद आती है जब वांगक्वान ने अपने एक ओल्ड घोड़े को बचाने के लिए खुद बहुत ज़्यादा मार खाई थी और मरने तक की कंडीशन हो चुकी थी। इसके बाद हमें वापस चैनलान का सीन दिखाया जाता है, जो कि मून सेक्ट के लोगों के साथ फाइट कर रहा होता है। फाइट के दौरान वो 3 ही बचते हैं, बाकी सारे मारे जाते हैं, और एक नीडल येवा को भी लगती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। अब हमें डॉक्टर मो का सीन दिखाया जाता है, जो कि नानचू को काफ़ी ज़्यादा डांट रहे होते हैं। वो कहते हैं कि तुम यीचिंग की हालत जानते हो, तो तुमने उसे लॉर्ड मे के साथ अकेले फाइट करने के लिए कैसे जाने दिया। तुम जानते हो कि कल रात उन्होंने अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज़ करा था। 10 साल पहले उनके गुरु शुगु ने अपनी आधे से ज़्यादा पावर को यूज़ करा था ताकि वो जिनशु बीमारी को कंट्रोल कर सके। लेकिन मुझे डर है कि अब शुगु अपनी पूरी पावर का भी यूज़ करें, तब भी उन्हें बचाया नहीं जा सकता है। उन्हें बस रेस्ट करने की ज़रूरत है। अच्छी बात ये हुई कि स्नो टावर मास्टर्स वापस जाग चुके हैं और उन्होंने मून स्पिरिट बेंजर को उन्हें वापस दे दिया है। अब उनकी बीमारी को थोड़ा कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन उन्हें बचाने के लिए मुझे अब कोई और उपाय ढूंढना होगा। नानचू कहते हैं कि आप जो चाहे वो करिए, पर बस टावर मास्टर को बचा लीजिए। अब डॉक्टर वो कहते हैं कि मैं कोशिश करूँगा रास्ता ढूंढने की। नानचू कहता है कि ये स्नो टावर का आंतरिक मामला है, तो आप बाहर के किसी को मत बताइए। इतने में वहाँ पर लेडी जीमो आ जाती है, तो डॉक्टर कहते हैं कि मैं क्राउन प्रिंस के लिए दवाई तैयार करता हूँ, और वहाँ से चल जाते हैं।
जीमा वहाँ पे आती है और क्राउन प्रिंस का हाल पूछती है और अपनी गलती को मानते हुए कहती है कि हांगकांग उसकी वजह से भागा है। लेकिन वो बताती है कि मेरी इन्वेस्टिगेशन से मुझे पता चला है कि चान मेंशन में एक सीक्रेट डोर है जिसके अंदर हांगकांग को देखा गया है। अब वो दोनों हांगकांग को पकड़ने की प्लानिंग करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि फैनली असेंबली का नेक्स्ट लीडर हांगकांग ही है। अगर इस ओर से कोई अटैक होता है तो उसका नेतृत्व वही करेगा, तो उसे पकड़ना ज़्यादा ज़रूरी था। अब हमें चिंगमे का सीन दिखाया जाता है जो डॉक्टर मो के पास जाती है ताकि ये चिंग की दवाई ली जा सके और उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। रास्ते में उसे टावर मास्टर मिलते हैं। टावर मास्टर चिंगमे को पहचान लेते हैं और उससे काफ़ी ज़्यादा सॉरी फील करते हैं क्योंकि 10 साल पहले वो उसके पिता को नहीं बचा पाए थे। वो अपने लेट आने का कारण बताते हुए कहते हैं कि जब वो रास्ते में थे तो उन पर मून सेक्ट के लोगों का हमला हो गया था, जिसके कारण उन्हें रोकने में उन्हें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया और इसी वजह से मैं वहाँ पर लेट पहुँचा और तुम्हारे पिता को नहीं बचा पाया। मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन चिंग कहती है कि इस बात को अब 10 साल हो चुके हैं और मैं अच्छा बुरा जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरे माता पिता को किसने मारा है, तो आपको बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। टावर मास्टर कहते हैं कि अगर तुम बदला लेना चाहती हो तो मैं तुम्हारी पूरी तरह से हेल्प करूँगा। लेकिन चिंग कहती है कि मेरे पिता ने मरने से पहले मुझसे कहा था कि तुम एक अच्छी ज़िंदगी जीना, बदला मत लेना। और उसके बाद वो कहती है कि ये दवाई अगर ठंडी होने से पहले दी जाए तो काफ़ी ज़्यादा बेटर होगी, तो टावर मास्टर से भेज देते हैं। इसके बाद वो ये चिंग के पास चली जाती है और उसे वो दवाई देती है। वो कहती है कि ये दवाई अगर ठंडी होने से पहले पी ली जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। अब वो ये चिंग से पी लेता है। इसके बाद वो ये चिंग से बात करने लगती है। ये चिंग उसका शुक्रिया अदा करता है, लेकिन चिंगमिंग कहती है कि किस लिए। ये चिंग कहता है कि कल रात को मेरी हेल्प करने के लिए। चिंगमिंग कहती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी स्वॉर्ड स्किल इतनी ज़्यादा अमेजिंग है, अदरवाइज़ मैं तुम्हारी हेल्प करने की सोचती भी नहीं। ये चिंग कहता है कि मैंने तुमसे ये छुपाया नहीं था, ये बात अलग है तुमने मुझसे पूछा नहीं। उसके बाद वो कहता है कि कल रात के इंसिडेंट्स ने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब किया है। मास्टर बायदी ने तुम्हें बाहरी दुनिया से अलग रखा है और बाहरी जो भरी दुनिया है उससे इन्वॉल्व होने से रोका है। तब चिंगमिंग कहती है कि तो इसीलिए मास्टर ने मुझे सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए मार्शल आर्ट स्किल्स की याद सिखाई है। लेकिन स्नो टावर तो इतना बड़ा है, तो यहाँ पर जिनशू डिसीज़ को डिस्ट्रॉय करने का कोई इलाज नहीं है। अब ये चिंग कहता है कि तुम मेरी फिक्र कर रही हो। चिंगमिंग कहती है कि ऐसी बात नहीं है, बस मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। वो दोनों बातें करने लगते हैं। अब हमें येवा और चानलान का सीन दिखाया जाता है। जी, येवा को पॉइजन भरी नीडल लगी थी जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। अब प्रिंस पूछते हैं कि अब ये कैसी है, तो चानलान कहता है कि ये अगर इसे एंटीडोट नहीं दिया गया तो ये कुछ दिनों में मर जाएगी। और वो उसे ये भी बताता है कि तुम्हारे सैनिकों में कोई ऐसा है जो कि मून सेक्ट का स्पाई है, अदरवाइज हमारे प्लान के होते हुए वो आप तक कैसे पहुंच सकते हैं। अब प्रिंस कहते हैं कि इसके बाद तुम पूरी तरह से आज़ाद हो, मैं फुली कोऑपरेट करूंगा, तुम सैनिकों को अरेंज करो। अब चानलान पहला प्लान बताता है कि वो सैंड वैली में जाएंगे, वहाँ जाके उन दोनों का इलाज करना है क्योंकि क्राउन प्रिंस में वेनम ब्लड बग था और जो ये हुआ था उस ये हुआ को पॉइजन से बचाना था। तो डिसाइड होता है कि वो सैंड वैली में जाएंगे, लेकिन येवा कहती है कि मैं आप दोनों पर बर्डन नहीं बनना चाहता। लेकिन चानलान येवा को मना लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अपने विलेज वालों को बचाना होगा और उसके लिए तुम्हें जीना होगा और मेरे साथ चलना होगा, वहाँ जाके तुम्हारा इलाज हो सकता है।